नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत पारिक और आप लोग देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिविल लाइन विधायक और भाजपा नेता गोपाल शर्मा जी। नमस्कार साहब, आप एक बेबाक पत्रकार रहे, वहाँ से राजनीति में आना सफर कैसा रहा? सफर तो क्या था, पत्रकारिता में काम कर रहे थे, चुनाव लड़ने के लिए सोचा, भारतीय जनता पार्टी से निवेदन किया, उन्होंने स्वीकार किया और राजनीति में आ गए। पत्रकारिता में थे आप। आजकल पत्रकारों को एक टर्म से बड़ा गुजरना पड़ता है, उन्हें गोदी मीडिया कहकर बुलाया जाता है अगर वो सरकार की तारीफ करते हैं तो। आप पार्टी में आए तो कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा संघ की रही होगी। कितना मुश्किल रहा या फिर आसान रहा राजनीति में? नहीं, संघ का स्वयंसेवक होना मेरे लिए गर्व की बात थी, मैंने कभी इसको छिपाया भी नहीं। लेकिन जब मैंने राजनीति में आने का निर्णय किया तो उस समय प्रेस क्लब ने सभी पत्रकार संगठनों, सभी तरह के मीडिया के प्रतिनिधि और इन सब ने सर्वसम्मति से मेरे से आग्रह किया कि आप राजनीति में जाइए और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव। भारतीय जनता पार्टी चुनने का क्या वजह थी? उसको पता नहीं क्यों कहा, या तो उनको ये लगा कि इनका विचार तो इसी तरह का है, लेकिन ये कहना और ऐसे लोगों का कहना जिनका भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं था, तो ये मेरे लिए खुशी की बात थी। और उसमें वरिष्ठतम पत्रकार, वरिष्ठतम पत्रकारों के प्रतिनिधि ये सब मौजूद थे और सर्वसम्मति से कहा। एक और सवाल ये था कि पत्रकारिता में रहते हैं, पत्रकारिता में रहते हुए थोड़ा निष्पक्ष होना पड़ता है। उसके बाद जब आप कह रहे हैं कि आपके विचार थोड़े संघ के थे, तो कैसे उसको निष्पक्ष रख पाया? नहीं, संघ के विचार कभी भी पक्षपात वाले नहीं थे। संघ के विचार का मतलब है कि मैं भारत की संतान हूँ और भारत माता की एकता और अखंडता के लिए मेरे मन में विश्वास है, यही संघ का विचार है। तो ये कभी भी राजनीति के अंदर बाधा नहीं पहुंचाता। मुझे कभी भी ये दिक्कत नहीं आई कि कांग्रेस के लोग या भाजपा के लोग या अन्य पार्टियों के लोग मेरी किसी खबर के ऊपर आपत्ति करें या उसको पक्षपातपूर्ण माने। मैं पत्रकारिता में इसी सोच के साथ रहा कि मेरे को पत्रकारिता धर्म का निर्वाह करना है और मैंने हमेशा उसको किया। आप जिस सीट से विधायक है, सिविल लाइन्स काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है। हमने सुना था कि आपने सांगानेर से टिकट मांगा था पर सिविल लाइन से लड़े, फिर क्या वजह रही उसकी? इसमें मतलब दरअसल मैंने टिकट तो पिछली बार मांगी थी लोकसभा की, लोकसभा के अंदर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। फिर अभी ये था कि अपने जो साथीगण हैं वो अलग अलग सलाह दे रहे थे कि हवा महल से टिकट मिल जाए, किशनपुर से टिकट मिल जाए। इसी बीच में कुछ ऐसे संकेत आए कि सांगानेर के अंदर इस बार टिकट बदली जानी चाहिए और मेरे लिए ये संकेत आए कि आपको वहाँ अपने को प्रयत्न करना चाहिए। तो मैंने प्रयत्न शुरू किया, 2 साल तक पूरा प्रयत्न किया। जनता को जागरण करने के लिए जो उपाय थे वो बहुत विपरीत परिस्थितियाँ थी। वहाँ की जनता श्री पुष्पेंद्र भारद्वाज के काम से खुश थी और उनको लगता था कि पुष्पेंद्र भारद्वाज एक मजबूत कैंडिडेट है और वो चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। उस वातावरण के अंदर सांगानेर में जाना, एक माहौल तैयार करना, इस बात का मेरे को पुष्पेंद्र जी के चुनाव में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं तो सबको मित्र ही मानता हूँ, कोई छोटे भाई है, कोई इस तरह के हैं, तो मुझे लगता था कि ठीक है। और मन में था भी कि कभी मैं ये नहीं सोचता था कि मुकाबला कमजोर या कि भगवान चुनाव लड़ाए तो अच्छे से, अच्छे का मतलब कि चुनाव लड़ने का आनंद है। ये कह सकते हैं अपने सांगानेर में एक तरफा माहौल हो चुका है। मतलब उस समय अगर चुनाव लड़ने की नौबत आती सांगानेर से तो मुकाबला नहीं था। संजोग से आदरणीय श्री भजनलाल जी को टिकट मिली तो मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे पता नहीं क्यों खुशी हुई कि बढ़िया है, कम से कम सांगानेर मेरा क्षेत्र नहीं है, वहाँ पर मेरे को क्यों प्रत्याशी होना चाहिए, मेरे लिए दुविधा की बात है। कोशिश कर रहे थे।
बाद में अचानक नामांकन भरने के एक दिन पहले मुझे सूचना मिली कि सिविल लाइन से चुनाव लड़ना है, तो मैं आश्वस्त था कि सिविल लाइन्स में बड़ी मार्जिन से चुनाव हो सकता या फिर सर पार्टी राय ने डिसाइड कर रखा था कि सांगानेर से ही भजनलाल जी को चुनाव लड़वाना है, क्योंकि मुख्यमंत्री देख रही थी कहीं ना कहीं पार्टी। हाँ, मैंने भी उनके सामने एक बार 3-4 महीने पहले उनसे आग्रह किया था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, आपको अगर चुनाव से सांगानेर पहले? से, हाँ चुनाव से 4 महीने पहले, कि आपको अगर सांगानेर से चुनाव लड़ने का हो तो मैं तो दाएं बाएं हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बाद में ऐसी बात बनी तो भी अपने लिए तो खुशी की बात थी। उसके बाद मैंने कोई न तो प्रतिक्रिया व्यक्त की, न सांगानेर गया। मैंने कहा इनको भगवान ने टिकट दी थी, ठीक है। सिविल लाइन सीट से प्रताप सिंह खाचरियावास को आपने हराया, काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं, कितना मुश्किल रहा चुनाव निकालना? कोई मुश्किल नहीं था, हंसते हंसते चुनाव लड़े, हंसते हंसते जीत गए। बीच में दिवाली आई, 13 दिन का समय मिला, 18 दिन में से 5 दिन इधर उधर लग गए नामांकन में और दिवाली के अंदर। तो मैंने यही सोचा कि 18 दिन का महाभारत है, 13 दिन बहुत है। हम देख रहे हैं राजस्थान में जब आप सदन में होते हैं काफ़ी मुखरता के साथ चीज़ों को उठाते हैं। एक बयान काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि कांग्रेस वाले चोर नहीं है, डाकू हैं। उस पर काफ़ी विवाद हुआ। उसके बाद फिर जो प्रकरण हुआ, उस बात का कहने का तात्पर्य क्या था, किस सिंटैक्स में कही गई थी बात? चोर होता है वो तो अंधेरे में जाता है, चोर होता है तो वो सोचता है कि कोई उसको देख नहीं ले, और डाकू को कोई चिंता नहीं रहती कि कोई देख लेगा तो मुकाबला करेंगे, कोई मेरा सामना करेगा, उसको मार देंगे। तो कांग्रेस तो मार देती है आदमी को, पोखरी देवी को मार दिया, दिल्ली के अंदर तंदूर कांड हो गया। तो ये तो मारने में विश्वास रखती है, तो इसको कैसे चोर कहें? चोर कहना तो हल्का लगेगा ना, इनका भी उससे इज्जत बढ़ती है इनके क्षेत्र में। जैसे किसी को कहे डाकू मोल खान से तो उसको लगता है और ये कोई कहे कि चांदीलाल चौक तो उसको लगता है, तो इनका तो पहले बढ़ाया मैंने। हमने देखा कि 18 से 23 तक कांग्रेस की सरकार थी, लगातार इस तरह की स्कीम्स थी कुछ, जैसे कि थैला बांटना हो या फिर वो जो महंगाई राहत किट जिसे कहा गया था, स्मार्टफोन वितरण हो, ये सब चीज़ें करी कांग्रेस ने और कांग्रेस कहीं ना कहीं आश्वस्त थी कि सरकार वापस आएगी। पर भाजपा ने ऐसा कौन सा प्लान बनाया, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी थी जो सरकार वापस लेकर आया, या फिर सिर्फ ट्रेंड की वजह से भाजपा आई है? नहीं, कांग्रेस कैसे वापस आती कोई उसका कारण ही नहीं था। ये तो कांग्रेस को इतनी सीटें कैसे मिली, क्या आश्चर्य की बात है। कांग्रेस के एक बार तो 156 सीटें थी, 100 चली गई, 56 ही रह गई। एक बार कितनी थी कि 20-21 ही रह गई। तो कांग्रेस की स्थिति है वो जन विरोधी है। जनता ने, राजस्थान की जनता ने कभी भी कांग्रेस को दिल से स्वीकार नहीं किया। दिल से कब स्वीकार किया? जब अचानक कोई परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, जैसे इंदिरा जी की हत्या हो गई, राजीव जी की हत्या हो गई, तो राजस्थान बहुत संवेदना वाला प्रदेश है, ये सोचता है कि ठीक है इतना बड़ा है, नहीं तो कांग्रेस के अंदर कभी भी राजस्थान का भरोसा नहीं रहा। हमने देखा कि जब 18 से 23 तक सरकार थी और ये प्रकरण अभी वापस से काफ़ी सुर्खियों में रहा, क्योंकि लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पर बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार गिराने का प्रयास किया गया था भाजपा द्वारा। सचिन पायलट पार्टी तोड़कर आ रहे थे, जो मानेसर वाला जिक्र बार बार कर रहे हैं और लगातार भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, उस पर क्या कहना? नहीं, आदरणीय अशोक गहलोत जी की सरकार को गिराने का प्रयत्न किसने किया? वो तो कहते हैं निकम्मे और नकारा बोलना, और निकम्मे और नकारा वो किसको मानते हैं? उन लोगों ने किया होगा। भाजपा को अशोक गहलोत जी जैसे शासन से बढ़िया क्या मिलेगा, जो हर बार हार के जाते हैं। तो इससे बढ़िया क्या मिलेगा कि उनको वो रहते, हार जाती पार्टी, हार गई, उसके पहले थे हार गई, उसके पहले थे हार गई। तो इनके साथ में एक दुर्योग जुड़ा होगा, इनको हर बार हटाना पड़ता है, हटना पड़ता है। ये जब भी मंत्री रहे केंद्र में, हर बार हटाना पड़ा इनको। ये जब भी कांग्रेस अध्यक्ष रहे, इनको हर बार हटाना पड़ा। ये जब भी मुख्यमंत्री रहे, हर बार हटाना पड़ा। और हर बार हटाने के बाद में कांग्रेस इनको सम्मान नहीं देती, इनको तकलीफें देती।
इनको राजस्थान की राजनीति से बाहर कर देती है, 3 बार तो हो चुका है। और ये कुछ जादूगर हैं, कुछ भ्रम फैला देते हैं, कुछ ऐसे बयान दे देते हैं। एक तरफ तो ये कि नेहरू गांधी परिवार के प्रति सबसे ज़्यादा आस्थावान है, और दूसरी तरफ मौका लगने पर सोनिया सोनिया करने लग जाते हैं, यानी महत्व को इनकार कर देते हैं। तो इनको वह गेम आता है जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति ईमानदार रहना भी बताया जा सके और जरूरत पड़ने पर आंख में मिलाई जा सके। तो साहब वास्तविकता क्या है माने सर की? क्या सचिन पायलट आ रहे थे उसमें? भाजपा में कोई शामिल हो रहे थे, आ रहे थे? क्या है? आप सत्यता बता सकते हैं? आप पार्टी लाइन से जुड़े रहे थे उस समय? नहीं, मैं एक तो पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन मुझे याद आता है कि जब ये घटना घटी तो 6-8 महीने पहले मैंने गहलोत साहब को वैसे ही कहा था कि ये सब चीजें सुनने में आ रही है। उन्होंने भी सकारात्मक ही नजर दिया। मैंने कहा आपको क्या खतरा है, आपको तो और लोग मिल जाएंगे। तो ये पहले से इस पॉइंट था, मतलब 7-8 महीने पहले की तो मैं बात बता रहा हूँ, तब से ये षड्यंत्र रचा जा रहा था। लेकिन इसमें ये मानना चाहिए कि भाजपा ने कभी भी इस तरह की राजनीति की नहीं। दूसरे लोग अगर आकर के और शरणागति हो जाए तो क्या करें, हम उनको निराश करें। तो लेकिन आप देखिए, कभी भी सिर्फ भाजपा को इसका श्रेय जाना चाहिए कि मोदी जी की 12 साल की सरकार में एक भी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया, जबकि कांग्रेस के लिए आम बात थी, जो विरोध करे उसी को बर्खास्त कर। यहाँ तक कि ममता बनर्जी की सरकार को भी स्वीकार किया, उसको जनता के बल पर हटाया गया, कभी उनको बर्खास्त नहीं किया गया। अगर भाजपा को इनकी सरकार से ही कोई दुश्मनी होती तो उस समय कितनी ज्यादा अनिश्चितता थी। तो विश्वास मत हासिल करो, तुरंत ये करो वो करो, उलझ जाते। आरोप तो सर अभी भी लगा रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि भेड़ बकरियों की तरह विधायकों और एमपीज की जो खरीद है वो लगातार भाजपा कर रही है। हमने देखा भी टीएमसी टूट गई हार के बाद, उद्धव गुट टूटा और शिंदे गुट में शामिल हो गया, शिवसेना अलग उनके पास चली गई, मध्य प्रदेश में भी सरकार गिराई गई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे। तो इन सब आरोपों को कैसे देखते? नहीं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये सवाल उठा के वो अपने ही मित्रों, भाइयों और राजनीतिक रूप से साथ में काम कर चुके व्यक्तियों को आरोपित करते हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई खरीद सकता है? किस चीज में खरीदेगा? जितने लोग पैसे देने की बातें करते हैं उतने का तो वो हीरा पहनते हो, उनको क्या खरीदेगा कोई? इसी तरह से जो शिंदे हैं वो बाल ठाकरे के बहुत बड़े भक्त थे, और जब शिव सैनिकों ने ये तय किया, उन्होंने उद्धव ठाकरे को क्यों तय किया था शिव सैनिकों ने, कि वो बाला साहब ठाकरे के पुत्र के अलावा तो कोई चीज थी नहीं। शिंदे ऐसे निकले, उन्होंने चुनौती दी, लोगों को लगा कि ये तो चल नहीं पाएंगे, इनके नाम पर वोट नहीं ले सकते उद्धव ठाकरे के नाम, पता चल गया लोगों। अब जैसे ममता बनर्जी अगर 10 साल कम उम्र की होती तो हो सकता है ये स्थिति नहीं होती, लेकिन उनको पता चल गया कि 72-73 वर्ष की हैं, अब इनके नेतृत्व में कैसे चुनाव लड़ पाएंगे, कैसे ये संघर्ष करेंगे। तो पता चल गया कि इनके नेतृत्व में संघर्ष नहीं किया जा सकता। 2 साल बनाम 5 साल की आप बात करते हैं, हमने देखा पेपर लीक पे लगातार बजरलाल सरकार रोक लगा रही थी, पर नीट का पेपर लीक हो जाना कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को मौका दे देता है बोलने के लिए। नहीं, क्या मौका दे देगा कांग्रेस को? क्या कांग्रेस ये कह सकती है कि हमने हमारे शासन के अंदर ये चीजें नहीं? एक बार माननीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत शासन में थे, मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस में कोई विषय उठाया, उन्होंने कहा इस्तीफा देते, तो शेखावत सर ने कहा दे देंगे। आप लोग गारंटी ले लेंगे कि आपके यहाँ पे घटना इस तरह की? तो बोलेंगे नहीं, मत दीजिए। तो ये बात है, ये सब घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जब होती है
तो उसके लिए उपाय करना पड़ता है, सावधानी करनी पड़ती है, और जो लोग उसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है। अगर इसमें कहीं कोई गलती है, कोई गुंजाइश है, या कोई जानबूझ करके ऐसा करता है, तो वो राष्ट्र के साथ अपराध करता है, शिक्षा के साथ अपराध करता है, नौजवानी के साथ अपराध करता है। उनको सजा मिलनी ही चाहिए। सर, एक आरोप और लगातार अब भाजपा पे लग रहा है कि पार्टी 9 के अंदर नेताओं के बीच में चीज़ें ठीक नहीं है। हमने देखा किरोड़ी लाल जी के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगाए गए, उसके बाद ये कहा गया कि कहीं ना कहीं सीएम साहब की जो भजन लाल शर्मा है उनकी और किरोड़ी लाल जी की बन नहीं रही है। इस तरह की लगातार जो पीसीसी अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा ऐसे आरोप भी लगा रहे हैं। लगातार ऐसी खबरें जब मीडिया में चलती हैं तो उनमें कितनी सत्यता मानेंगे? किरोड़ी लाल जी पूरे जीवन भर जनता के हितों के लिए संघर्ष करते रहे और एक बड़े नेता हैं। उनको अपनी बात कहने के लिए किसी के सहारे की जरूरत है। किरोड़ी लाल जी सक्षम हैं। उनके ऊपर अगर कोई आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो किरोड़ी लाल जी स्पष्ट कर देंगे। अभी तक किरोड़ी लाल जी के ऊपर कोई भी आर्थिक आरोप सामने नहीं। वो एक जन्मजात विद्रोही व्यक्ति है, क्रांतिकारी व्यक्ति है, और कांग्रेस ने इमरजेंसी के अंदर उनको इतना मारा है कि उनके शरीर में अब भी सर्दियों के दिनों में बहुत परेशानी है। तो वो एक समर्पित व्यक्तित्व है। अगर उनके किसी लोगों ने कुछ गड़बड़ी की होगी तो किरोड़ी लाल जी के पास ही नहीं जा सकते, घुस ही नहीं सकते। लेकिन किरोड़ी लाल जी एक बड़े नेता हैं जिन्होंने राजस्थान के मीणा समाज में अन्य सभी जातियों को संघर्ष करने का रास्ता बनाया है। इसलिए कोई भी चीज़ हो बहुत सावधानी से होनी चाहिए। और किरोड़ी लाल जी तो खुद ही चले गए थे एसीबी के पास, इसलिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तो सर, वही आरोप लगाए जा रहे हैं कि किरोड़ी लाल जी को खुद जाके कहना पड़ा कि मैं अगर दोषी हूँ तो मुझे गिरफ्तार किया। बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं जाना चाहिए था, तो उनके तो बर्दाश्त ही तो नहीं होता है। इसीलिए तो वो क्रांतिकारी हैं, वो सहन नहीं कर सकते। उनके पास कोई आता है कि मेरे साथ ये घटना हुई, वो ये नहीं देखेंगे कि इसकी जांच करवाओ या ये करो वो करो, कहेंगे चलो, वो तो चल पड़ते हैं। इसीलिए मैंने कहा किरोड़ी लाल जी जैसा राजस्थान की राजनीति के अंदर उस स्वभाव का, उस तरीके का कोई दूसरा नेता नहीं। जैसे बात करते हैं अब लगातार जो मुद्दा अभी बहुत गरमाया हुआ है, हनुमान बेनीवाल आरएलपी के माध्यम से ऐसे कह रहे हैं कि राजस्थान में हम तीसरा फ्रंट खड़ा कर रहे हैं और एक तरीके से विपक्ष का काम कांग्रेस ना करके हम ही कर रहे हैं। और जिस तरीके का जब बैराना धाम वाला मामला हुआ था, उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया था मुख्यमंत्री के लिए, मैं अगर कहना चाहूँ तो मूर्खाधिराज उन्होंने कहा था, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, व्यक्ति की कहते हैं ना कि चलाया हुआ चली हुई जुबान कभी वापस नहीं हो सकती। उसके घाव ज्यादा गहरे होते हैं। अगर हनुमान बेनीवाल जी द्वारा कही जा रही बात सभ्य भाषा के अंदर आती है तो क्या हम उसको आमतौर पर करते हैं? क्या हम नहीं करते? हम बोलते समय भी झिझकते हैं, इसीलिए कि वो सब शब्द कोई काम के नहीं है, उनका कोई अर्थ नहीं है। किसी के लिए भी कोई भी आदमी अपने यहाँ भी है कि परिवार के अंदर बहुत प्यार करेंगे, उसको भी कहेंगे कि तू तो ऐसा है। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो वैसा है। बच्चा जब परीक्षा देने के लिए जाता है, भले ही उसकी तैयारी पूरी नहीं हो, लेकिन माँ की यही रहती है ना, अच्छी तरह से देखे आना, बहुत अच्छे नंबर आए। और वही कहते तू तो हमेशा ही ऐसे ही देखना, परीक्षा दिया कोई पता नहीं है, फिर अगली बार इसी क्लास में रहने वाले हो। तो हम अपनी जुबान से किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वो महत्वपूर्ण है। हनुमान बेनीवाल जी निश्चित रूप से मन में उनको सोचना चाहिए
उसके बाद काफ़ी बवाल भी हुआ। हमने देखा कि आप ही के पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, पुतले जलाए गए, उधर से भी पुतले जलाए गए। आप ही के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी गाड़ी जब वो कुचामन थे तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए थी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मुकुंद जी राठौर राजस्थान की राजनीति के अंदर एक संजीदा और गंभीर व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। हो सकता है जिन लोगों ने काले झंडे दिखाने का प्रयत्न किया, उनका इरादा सिर्फ वहीं तक हो, लेकिन वो बोनट तक पहुंच चुके थे और उनको ऐसे करते हुए देखा गया जिसको पुलिस ने रोका। अगर मान लीजिए पुलिस वहां समय पर नहीं पहुंच पाती और कोई व्यक्ति अचानक जोश में आके पता नहीं क्या घटना कर बैठे, ये चीजें लोकतंत्र में नहीं चलती। अभी भी सर भरतपुर में जाट महासभा रैली कर रहे थे हनुमान बेनीवाल, वहाँ भी मंच पे 2 भाजपा नेता मौजूद थे और कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया कि वो मन छोड़कर चले गए। उस पर भी काफी विवाद हुआ। देखिए, वो तो हमको जाने से पहले भी कई चीजें देखनी चाहिए कि जैसे हनुमान बेनीवाल जी का मंच है, वहां पर अगर हम जाते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है। अगर हम जाट समाज के हितैषी के रूप में जा रहे हैं तो हम दोबारा भी मंच लगा सकते हैं। हम अपनी बात सीमा में रह करके अलग से भी कह सकते हैं। अगर हम इस चीज़ का जोखिम लेते हैं कि हम तो जा करके और अपनी बात कहेंगे, तो ये तो मान के चलिए कि हनुमान बेनीवाल जी अपनी बात जो उन्होंने उठा रखी है, मुख्यमंत्री जी का विरोध करना और भाजपा का विरोध करना, उससे तो बदलने वाले नहीं हैं। वो सहन कैसे होगा। हमारे जो शैलेश जी हैं और उनके पुत्र हैं नटवर सिंह जी, वो दोनों बहुत जिम्मेदार परिवार के व्यक्ति हैं। दिगंबर सिंह ने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, उस क्षेत्र के अंदर पार्टी को खड़ा किया है और नटवर सिंह जी अपने आप ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व हैं। तो जगत सिंह जी और शैलेश सिंह ये एक मतलब ऐसे व्यक्ति नहीं है जो मुख्यमंत्री जी की आलोचना को सुन सके। और क्यों सुनेंगे, क्यों सुनना चाहिए। उनको लगा कि हम लोगों ने आकर के अच्छा नहीं किया। वो गए थे जाट समाज के पक्ष को मजबूत करने के लिए, लेकिन वहां पर अगर उनकी ही आलोचना हो रही है। अटल जी ने तो दिया जाटों को आरक्षण, अटल जी ने दिया। मेरे को आज भी वो दिन याद है, जयपुर से गए थे सीकर हेलीकॉप्टर में बैठ करके, भैरव सिंह जी साथ में थे उनके। भैरव सिंह जी को ही नहीं पता चलने दिया कि जाटों को आरक्षण देने का, और वहां उन्होंने घोषणा कर दी। तो इसलिए जब पता चल गया कि हनुमान बेनीवाल जी वहां पर बोलेंगे, तो निश्चित रूप से वो वही बोलेंगे जो वो बोलते रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति से दूर की नमस्ते कर लेते तो वो ज्यादा अच्छा रहता ना। आप क्यों विश्वास कर रहे हैं कि आपका सम्मान वहां पर रहेगा? नहीं रह सकता। सब तीसरा फ्रंट खड़ा कर पाएंगे राजस्थान में? देखिए, तीसरा फ्रंट खड़े करने में क्या दिक्कत है। फ्रंट खड़ा करना में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई फ्रंट्स की और पार्टी की कोई लड़ाई नहीं है। कांग्रेस समाप्त होती हुई पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता का विकल्प बनती जा रही है। इसमें व्यक्ति का महत्व नहीं है, इसमें राष्ट्र से जुड़ा हुआ विषय है। कौन आज मोदी जी के साथ खड़ा है और कौन विरोध में खड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में खड़ी है, इसलिए जनता को भारतीय जनता पार्टी पसंद है। कल को और लोग आएंगे, जब और लोग आएंगे उसके हिसाब से जनता और पार्टी का महत्व रहेगा। तो इसलिए फ्रंट खड़ा करना मुश्किल नहीं है, लेकिन फ्रंट को जनता स्वीकार करे ये मुश्किल है। और क्यों स्वीकार करे, क्यों स्वीकार करे कि आपने परीक्षा के लिए आंदोलन किए, आपने वो वहाँ के लिए अपनी बिजली का बिल बढ़ा दिया, उसके लिए काट दी बिजली, उसके लिए आपने आंदोलन किए। आप लोगों को टोल टैक्स नहीं देने के लिए आंदोलन करते हैं, आप अपने लोगों को बिना जुर्माना भरे हुए ट्रकों को जाने देने की अनुमति दिलवाते हैं। ये तो राजनीति का मापदंड नहीं हो सकता।
एक व्यक्ति को स्थानीय रूप से लोकप्रिय बना सकता है, स्थानीय रूप से, लेकिन वो उसी तरह की होगी जैसे हम लोग आज भी सुनते हैं कि डॉक्टर मान सिंह थे, वो गरीबों को नहीं लूटते थे, वो अमीरों को लूटते थे, लेकिन उसका वो जो पैसा लूटते थे वो लोगों की शादियों में भी लगा देते थे। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी कि मान सिंह जी की मूर्तियां, उस डॉक्टर मान सिंह की मूर्तियां गाँव में लगी हुई है या लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। लोगों को तो पता है कि वो जो गोली चला रहे हैं तो ये थोड़ी देख रहे हैं कि उसके बगल में कौन खड़ा है, उसके लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे। पता चले कि जिस दुल्हन को वो दहेज देने गए उसी को गोली लग गई। तो इसलिए कभी भी उत्तेजक गतिविधियां, आक्रामक गतिविधियां ये लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी की योग्यता पर कोई संदेह नहीं है, मजबूत नेता है, हम उनको जब वो छात्र राजनीति में हैं तब से देख रहे हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति ने हमेशा से गंभीरता को पसंद किया है। और जिस प्रदेश में महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, महाराणा सांगा, दुर्गादास राठौड़ जैसे वीर हो चुके हैं, वहां बातों की वीरता से जनता का हृदय नहीं जीता जा सकता। वहां तो आपको कुछ करके दिखाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता भैरव सिंह जी थे, आज कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा उनकी तारीफ करती है विधानसभा में। क्यों करती है? करके दिखाना। इसलिए बेनीवाल जी समझदार व्यक्ति हैं, वो खुद अच्छा रास्ता सोचेंगे। ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, हम देख रहे हैं बॉर्डर एरिया पे, और लगातार स्थानीय विधायक हो, हमें नाम की बात हरीश चौधरी हो गए, चाहे फिर उसके बाद अशोक गहलोत जी का भी बयान आया, उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस विरोध में खड़ी हुई है। कांग्रेस ने हमेशा सीमावर्ती क्षेत्रों के मामले में जो भूमिका निभाई है उसको राष्ट्र विरोधी नहीं भी कहें तो राष्ट्र विरोध पर आंख और मुंह बंद करने वाली रही। 1971 की लड़ाई के दौरान 50 गांवों के लोग भारत छोड़ करके पाकिस्तान चले गए और वो तब तक नहीं आए जब तक युद्ध खत्म नहीं हो गया, सारी बसावट नहीं हो गई और उनको लग गया कि हम लोग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो वापस आए, उन गाँव में रहने लग गए। और ऐसे लोग जो भारत छोड़कर चले गए थे, जिन पर तस्करी और पाकिस्तान का साथ देने का आरोप था, वो कांग्रेस के नेता हो गए। और उनमें एक तो कई बार विधायक भी चुने गए। अब कहेंगे अगर वो देशद्रोही थे तो विधायक क्यों चुने गए? विधायक इसलिए चुने गए कि उनको वोट देने वाले सारे वही थे जो उस पार गए थे। ये जो साले मोहम्मद हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री, इनके पिताजी गाजी फकीर, इनके ऊपर हमेशा आरोप लगता रहा है कि पाकिस्तान से इनके तार जुड़े हुए हैं और पीर पगारों से इनके संबंध हैं। उनको मान्यता कांग्रेस के लिए उचित, कांग्रेस के लिए उचित नहीं। भारत की सीमाएं बहुत ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि सीमा पर किस तरह की गतिविधियां हो रही है। वो राष्ट्र के पक्ष में हो रही है तब तो उसका स्वागत होना चाहिए, विरोध में हो रही है विरोध होना चाहिए। कभी भी पाकिस्तान ने जब आक्रमण किया है तो वो इधर ही क्यों करता है? क्योंकि इधर उनको लगता है कि बाड़मेर, जैसलमेर, इन सब के लोगों को तकलीफ देंगे, तो वहाँ नहीं करता जिस तरफ सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं। तो इसलिए जो कुछ सीमा के ऊपर हो रहा है उसका स्वागत होना चाहिए। पहली बार के विधायक, पहली बार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनकी कार्यशैली को कैसे देखते? भजनलाल जी ने पहली बार के विधायक होने के बावजूद, ये उसी तरह का सवाल है जो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से
उस दिन पूछा था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तो मैंने पूछा था कि आप बताइए, आप तो पहली बार चुनाव ही नहीं लड़ा अभी तक, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा बस साइन नहीं किए हैं, बाकी सारा नहीं। तो ये पहली बार विधायक जरूर बने, लेकिन इनको पार्टी का, सरकार का पूरा जितना परिश्रम आदरणीय भजन लाल जी कर रहे हैं, इतना परिश्रम करते हुए किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं। अब जनता जिनको वोट दे, जिस पार्टी को, उनके लोग जिसको मुख्यमंत्री माने, उनका विरोध होना चाहिए कि उनका समर्थन होना चाहिए। अब ये कौन कांग्रेस को समझाए कि जनता ने वोट दे करके मुख्यमंत्री बनाया और तुम पीछे लगे रहते हो, तो तुम जनता का विरोध कर रहे हो या इनका विरोध कर रहे हो? कम से कम 5 साल के लिए जनता ने वोट दिया है। तो विपक्ष की भूमिका के अंदर तर्क संगत रूप से कोई भी चीज गलत लगती है उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन हमने सोचा हमको तो खाली विरोध ही करना है, विरोध ही करना है, विरोध ही करना है, तो जनता सोचेगी इनका तो काम ही विरोध करना है, इनको तो चुनाव में क्या हालत है, वो पता चल गया। तब एक आरोप और लग रहा है कि लाल फीताशाही चल रही है, जो जितने भी अफसर बैठे हैं वो सरकार चला रहे हैं उसमें। नहीं, राजस्थान के अफसर तो बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं। यहाँ पर टीवी रमन साहब, एमएल मेहता जी, सुनील अरोड़ा जी, सब अफसर जिनके पूरे देश में धाक रहे। लेकिन अफसरों में कई लोगों को गुंजाइश मिल जाती है कि मंत्री लोग चाहे कभी के हों, 30 साल पहले के हों, 40 साल पहले के हों, वो उनको मुंह लगा लेते हैं। और मुंह लगाने पर उनके सामने रास्ता खुल जाता है कि वो उसका खाया हुआ जानते हैं, वो उसका खाया हुआ जानते हैं। ऐसे में कुछ अफसरों को लगता है कि कोई बात नहीं, क्या बिगाड़ेंगे मेरा, मैं फिर आ जाऊंगा। तो ऐसे लोग हमेशा गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगता है इस पर काफ़ी रोक लगेगी, क्योंकि आदरणीय भजन लाल जी ने व्यक्तिगत रूप से लेकर के जिन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की शुरुआत की है, उसके परिणाम जरूर निकलेंगे। मुख्यमंत्री जो पूर्व थे अशोक गहलोत, उनका कार्यकाल भी आपने देखा, उससे पहले वसुंधरा राजे जी का कार्यकाल भी आपने देखा, दोनों में से बेहतर किसे माने? देखिए सर, इसका जवाब भाजपा नेता ना होते उस समय का एक पत्रकार क्या बोलेगा, मैं ये सोचता ही नहीं हूँ। वसुंधरा जी एक विजनरी नेता हैं। वसुंधरा जी में फैसला लेने की दृढ़ता थी। अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री बन करके आए तो एक शानदार, गहलोत साहब को कांग्रेस की गुटबाजी, भाई बहनों के बीच का विवाद, श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा, और उस विवाद का कांग्रेस की राजनीति पर असर, और उस असर से बचने के लिए अपनी कुर्सी की सुरक्षा, इसने गहलोत साहब के उस व्यक्तित्व, जो शानदार व्यक्तित्व था, उसको प्रभावित किया। अभी एक चीज़ और काफ़ी चल रही थी, एक वीडियो वायरल हुआ था वसुंधरा राजे जी का, जिसमें वो कह रही थी कि मेरे ही काम नहीं हो रहे हैं। उसके बाद ये छोड़ के देखा गया कि कहीं ना कहीं जो भाजपा के मंत्री हैं उनको ही काम कराने में खुद की दिक्कत हो रही है। कितनी सत्यता है इस पर? वसुंधरा जी मजाक कर रही होंगे, उनका काम कर मना करने की किसकी हिम्मत है? आपके काम हो रहे हैं? किसके? आपके नहीं, हमारा तो कोई काम ऐसा होता ही नहीं है जो कि जिसके लिए ये कहा जाए कि ये होना चाहिए और नहीं हो रहा है। जनता से जुड़े हुए काम होते हैं और वो राइजिंग राजस्थान में होता है। कहा जाता है कि 36 लाख करोड़ के MOU हुए। धरातल पे कितना कारगर सिद्ध हो रहा है, और राजस्थान का जो विकास मॉडल है उसमें ऐसी कौन सी और चीज़ें आप एड ऑन भाजपा सरकार करेगी जिससे आने वाले समय में राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयां? देखिए, इस विषय के अंदर राजस्थान के वित्त विभाग को देखने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उनके सहयोगी
जिन्होंने पहली बार ऐसी पहल की कि 35 लाख करोड़ के MOU, और सिर्फ MOU नहीं हुए बल्कि 10 लाख करोड़ के MOU धरातल के ऊपर है, तो उनको कोई सलाह दे। इसका अर्थ ये हुआ कि आज तक तो कोई कुछ कर नहीं पाया, और जब पहली घटना हुई तो उनको बता रहे हैं कि ऐसे करो या ये करो वो करो, इसमें ये है, तो उसका विशेष महत्व नहीं है। इसकी गंभीरता में, इसके क्रियान्वयन की गहराई में अगर कोई जाना चाहे तो उनको सूचनाएं लेकर के जरूर जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए ऐसा वातावरण बनाया जाए कि इन्वेस्टर्स राजस्थान में आएँ, अपने उद्योग स्थापित करें, राजस्थान की कार्य क्षमता से और राजस्थान की वर्क कल्चर से उनका तालमेल स्थापित हो और राजस्थान आगे बढ़े। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से एक बड़ा प्रदेश है, यहाँ की भूमि का बहुत उपयोग संभव है, वो उपयोग करना चाहिए। जितने भी आपके मंत्रिमंडल में अलग अलग मंत्रालय हैं, चाहे फिर हम शिक्षा मंत्रालय की बात करें, चाहे फिर स्वास्थ्य मंत्रालय, कुछ इस तरह के बयान मंत्रियों द्वारा दिए जा रहे हैं आजकल, जो शायद कहीं ना कहीं हम कहें तो गलत भी हो सकते हैं, या फिर वो उस तरीके के बयान नहीं है जो शायद जनता सुनना चाहे। तो इन बयानों के ऊपर लगातार जो उन्हें घेरा जा रहा है, उन पे क्या कहेंगे? जैसे गजेंद्र सिंह खेपसर जी वाला जो बयान हो गया, बेडम जी वाला जो बयान हो गया, इन पर लगातार घेर रहे हैं। देखिए, ये सब प्रतिक्रियाएं हैं। 10 बार आदमी इस तरह की विपरीत प्रतिक्रिया सुनेगा तो वो भी उसके खिलाफ प्रतिक्रिया देगा। इन सब विषयों का स्थायी महत्व नहीं है। डिस्टर्ब एरिया एक्ट लेकर आना राजस्थान में, क्या गुजरात मॉडल पे जा रहा है राजस्थान? नहीं तो गुजरात मॉडल तो अच्छा है। गुजरात दंगा मुक्त हो गया, गुजरात सांप्रदायिकता मुक्त हो गया, गुजरात देश के आर्थिक विकास का मॉडल बना हुआ है, गुजरात वहाँ भाईचारे के लिए जाना जाता है, तो उस मॉडल के ऊपर जाने में दिक्कत क्या? उसका तो स्वागत होना चाहिए। आप पत्रकारिता मतलब एक जर्नलिज्म फील्ड से आते हैं, एक और चीज़ कही जाती है भाजपा पे कि पूरा मीडिया कंट्रोल कर रखा है भाजपा ने। क्या आपको भी ऐसी कुछ चीज़ें फेस हुई, या फिर आप जब खुद जो आप अखबार चलाया करते थे, या फिर जो आपका मीडिया हाउस था, उसमें भी कुछ इस तरीके की कोई फंडिंग वगैरह किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा हुई हो, कभी किसी नेता ने आपसे अपनी PR के लिए कहा हो? देखिए, मैं तो ऐसे लोगों से कभी बात ही नहीं करता, बैठता ही नहीं। जो इस तरह के लोग होते हैं जो विचारों को प्रभावित करने की कोशिश करें, इन सब के अंदर न तो विश्वास है और न मैं इन सब चीज़ों को महत्व देता हूँ। कोई आदमी कुछ कहे तो कर लो, उनको उससे क्या फर्क पड़ता है, मानना तो हमारे ऊपर है। तो इसलिए ये सब बातें नहीं है। स्थिति ये हो गई है कि पत्रकारिता का एक शौक और पत्रकारिता की जरूरत, ये दोनों बढ़ गई है, और पत्रकारिता से पॉलिटिशियंस के अलावा और किसी को मतलब नहीं। प्रिंट मीडिया का पढ़ना कम हो गया है, चैनल्स लोग देखते हैं, उन सब का भी प्रसार कम हो रहा है या किसी का बढ़ रहा है, तो उनकी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति कैसे हो? मेरी समस्या ये है। तो जब आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति कैसे हो, एक ये बड़ा प्रश्न है कि या तो सरकार सहयोग करे और या खुद मीडिया के अंदर आने वाले लोग अपने को इतना सक्षम बनाएं कि वो सरकार की जरूरत को महसूस नहीं करें, उनको अस्वीकार करते हैं। अब ये दोनों के बीच में मीडिया फंसा है कि वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। कोई रैन बसेरे तो है नहीं कि रात को जाकर के सो जाओ, या न कहीं पर कोई खाना बट रहा है कि जाके खड़े हो जाओ। जो मीडिया से जुड़ा हुआ है उसको खर्च करना ही पड़ता है, उसका क्या उपाय खोजा जाए, ये मीडिया के सामने एक बड़ा सवाल है। और उस सवाल को हल करने में सरकार की जितनी भूमिका कम होगी, एक तो भूमिका कम हो, और दूसरी चीज जितनी नीतिगत होगी, यानी जो
करना निहायत जरूरी हो और जिसके अंदर पारदर्शिता हो, तो पत्रकारिता के लिए और देश के लिए एक सुविधाजनक स्थिति बनी। पारदर्शिता बहुत जरूरी है, पक्षपात से काम नहीं चलेगा। और पक्षपात करने के लिए सिर्फ सरकार जरूरी नहीं है, खुद लोग ऐसे रेंगने लग जाते हैं कि आदमी सोचता है कि पता नहीं इसके तो पैर ही नहीं होंगे, रेंग रहा है, डाल दो कुछ, उस चीज से अलग है। राजस्थान के करौली में एक विवाद चल रहा है, पांचना बांध विवाद। उस पे दो समुदाय, गुर्जर समुदाय और मीणा समुदाय बिल्कुल धरने पर हैं। लगातार सरकार से मांग चल रही है कि इस मामले को सुलझाया जाए, उसके गेट खोले जाएं। इस पर क्या मामले को और बढ़ाया जाना चाहिए या फिर सरकार कोई ऐसा स्टैंड ले रही है कि उस मामले को सुलझाया जाए? देखिए, कोई भी विवाद राजस्थान में ऐसा है क्या जो 2-4-5 साल से चल रहा है? कोई विवाद नहीं चल रहा है। पांचना बांध का विषय चल रहा है हमारे सामने, मुद्दा बहराना का चल मुद्दा हालात ये ना हो जाए कि दोनों समुदाय आपस में भिड़ जाए। आज तक कभी हुआ है? 2008 वाली स्थिति। कौन सी? गुर्जर आंदोलन वाली। तो गुर्जर आंदोलन के अंदर तो गुर्जर ही थे ना, दूसरे थोड़ी थे। गुर्जर आंदोलन भी देखा हुआ है हमने, उसके अंदर भी और कोई दूसरा वर्ग थोड़ी था। वो अपनी मांग को लेकर के तिजक हो गए थे। जो सरकार थी वो और गुर्जर मिलकर के शांतिपूर्ण रास्ता नहीं निकाल पाए, उसमें हिंसा हो गई। तो हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? हिंसा के लिए तो वो लोग जिम्मेदार हैं जो वहाँ गोलियाँ चला रहे थे। गुर्जरों की मौत किसी को सहन थोड़ी होगी, हमारी तो भाई है, ये हमसे अलग थोड़ी है। आप ही के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर ये आरोप लगाया गया। हाँ, तो आरोप तो किसी पर ही लगा सकते हैं, आरोप तो किसी पर ही लगा सकते हैं। अब जैसे 1967 के अंदर गो हत्याबंदी का आंदोलन चला, तो उसमें साधुओं पर गोलियां चलाई। तो गोलियां चलाई गई तो दोष तो आएगा सीधे सीधे इंदिरा गांधी पे, लेकिन अब इंदिरा गांधी तो गोली चला रही है। ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि जिसको इंदिरा जी नियंत्रित नहीं कर पाती। वसुंधरा जी का गुर्जरों के प्रति बहुत प्रेम और स्नेह रहा, उनके परिवार में गुर्जर समाज के लोग, तो ऐसे में वो गुर्जरों के विरोधी नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि जिसके अंदर घटनाएं बढ़ गई। राज्यसभा भेजा जाता है सतीश पूनिया जी और कविता जी को। एक सवाल लगातार उठा, राजेंद्र राठौड़ क्यों नहीं? एक व्यक्ति के लिए क्यों सवाल उठना चाहिए? अगर मान लीजिए राजेंद्र जी को मिल जाता तो कहते कि सतीश पूनिया नहीं, राजेंद्र राठौड़ जी की तो तारीफ शुभेंदु अधिकारी जी ने भी करी थी, वहाँ पर चुनाव जीता जो बंगाल में। तो हम देख रहे हैं कि लगातार एक ऐसा नेता जो पूरे देश में घूमकर अगर भाजपा के लिए मेहनत कर रहा है तो उसे क्या रिवॉर्ड नहीं दिया गया भाजपा का? नहीं, शुभेंदु अधिकारी जी का कहना अलग विषय है, पार्टी का सोचना राज्यसभा के लिए अलग विषय है, दोनों का सोचना अलग हो सकता है कि राजेंद्र राठौड़ जी के लिए ये माना गया हो कि राज्यसभा की टिकट से भी ज़्यादा ऊंचे प्रदेश अध्यक्ष का पद मिल रहा है क्या? ये तो पार्टी तय करती है कि प्रदेश अध्यक्ष का पद मिले। मदन जी में क्या करूँगा, उससे ऊपर और क्या मिल सकता है? हाँ, राज्यसभा नहीं तो पार्टी के अंदर तो बहुत चीज है। पार्टी चाहे तो कुछ भी दे सकती है, और पार्टी ने उनको जो सम्मान दिया हुआ है वो कम है। राजस्थान के अंदर कोई भी जहाँ चीफ मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष ये सब बैठते हैं वहाँ उनको भी बैठाते हैं। उनको क्यों भेजा गया कलकत्ता? उनके दमखम के कारण ही तो भेजा गया, उन्होंने जाके परिणाम दिए। कास्ट कॉम्बिनेशन देखा गया कि एक जाट नेता एक गुर्जर नेता दोनों को भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दोनों जो समुदाय है विशेषण को खुश करने का प्रयास। सबसे कुछ होता नहीं है। देखिए, जातिवाद हमेशा घातक है, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जातिवाद संप्रदायवाद के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी जा रही है। जातिवाद देश हित के अंदर नहीं है।
आप अपनी जाति का सम्मान बढ़ाने के लिए कुछ भी करिए, आप अपनी जाति के लिए कुछ भी करिए, लेकिन अगर आप एक जाति के होके दूसरी जाति के खिलाफ सोचते हैं तब आप जातिवादी हैं। जब आप कहें मेरे को मेरी जाति से मतलब, इसका मतलब आप जातिवादी हैं। और कोई ये कहे कि मेरा नाम शुभकर्ण वर्मा है, इसमें क्या जातिवादी? उनके पिताजी भी वर्मा लिखते थे, वो भी वर्मा लिखते हैं। हो सकता है 100 साल बाद ये सब लिखना बंद हो जाए, वो भी लिखना बंद कर देते। तो इसलिए जातिवाद गलत है। जाति का खुद को मान करके उसके ऊपर गर्व अनुभव करना ये गलत नहीं। राजेंद्र राठौड़ जी ने जो इतनी बार, मेरी समझ में शायद 7 बार विधायक रहे, उन्होंने चूरू की जनता के लिए बहुत कुछ किया। चूरू के अंदर जब इनके पहले चुनाव में मैं गया था, पहले या दूसरे चुनाव, पहले चुनाव, तो लोगों ने कहा इनको वोट दें। मैंने कहा क्यों देंगे? बोले ईमानदार आदमी। मैंने कहा कांग्रेस वाले के क्या नुकसान है? बोले वो तो जेब से पैसा निकाल लेते। तो इन्होंने जो काम किया, अपने लोगों की, वहां की जनता के हित के लिए, उनकी चिकित्सा व्यवस्था, उनकी आर्थिक व्यवस्था के लिए, उनकी नौकरियों के लिए, वहां के विकास के लिए राजेंद्र राठौड़ जी ने जो किया है, चूरू की जनता को इसको महसूस करना चाहिए। पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन होना था, दुर्घटना होती है, उसके बाद अब वापस से हो रहा है। कितनी शक्ति मिलेगी राजस्थान के विकास? निश्चित मिलेगी, निश्चित मिलेगी। ये जो राजस्थान के अंदर जो तेल के भंडार, जो धातुओं के भंडार के निकले हैं, ये एक नए राजस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका समय पर सदुपयोग, जिन लोगों के अच्छे सुझाव हों उनको शामिल करना और एक विजन के साथ राजस्थान को आगे बढ़ाने की कोशिश, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मेरी समझ में सरकार इसी दिशा में सोच रही है, तो इसके सुखद परिणाम। आखिरी पड़ाव पर है ऑलमोस्ट अपने पॉडकास्ट के। मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, आप उन पे क्या विचार रखते हैं बताइएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी प्रेम करने लायक नेता है। पार्टी नहीं करती सब, भाजपा करती क्यों नहीं है? नहीं, मैंने कहा है कि मेरी नजर में प्रेम करने लायक नेता है और दूसरे का सम्मान करना चाहते हैं। सचिन पायलट। सचिन पायलट जी के कामकाज का मैंने अभी तक आकलन नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस के अंदर उनसे प्रेम करने वाले लोग हैं। इसका अर्थ है कि वो लोगों को प्रभावित करते हैं। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी शानदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, मजेदार व्यक्ति। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली गरीबों का दर्द। मुख्यमंत्री भजनलाल जी राजस्थान की राजनीति के अंदर ध्रुव तारे की तरह से निकल करके आए हैं और क्या क्या कर सकते हैं उसका अनुमान होना मुश्किल हो रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी गंभीर राजनेता है, उनको सुना जाना चाहिए। वसुंधरा जी विजनरी हैं, वसुंधरा जी तेजस्वी हैं और अच्छी शासक है। किरोड़ी लाल जी का देखिए, इन लोग इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, उनको विधानसभा में जब भी देखा है वो ताकत के साथ अपनी बात उठाते हैं और शांत और गंभीर रह करके राजनीति करेंगे तो उनमें बहुत संभावना है। बेनीवाल जी हमारे भाई हैं, उनके लिए क्या कहे, मस्त है, अपना संघर्षरत है, संघर्ष का ही स्वरूप है। बस उनको थोड़ा सा सोच समझ करके आपस में प्रेम भाव बढ़ाए रखते हुए राजनीति करनी चाहिए। जो वो सोचते हैं ना कि 2028 में नहीं तो कभी, ऐसा थोड़ी होता है।
नाम ही जब पिताजी ने हनुमान रख दिया तो फिर क्यों सोचते हैं? हनुमान तो चिरंजीवी थे। हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरंजीवी। उनको थोड़ा मस्त भाव में रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के अंदर आध्यात्मिक शक्तियों से प्रेरित अवतार जैसा दिखता है। जैसे महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी, उसी तरह गृह मंत्री अमित शाह जी एक लक्ष्मण भाव के व्यक्ति हैं। और लक्ष्मण ने जैसे वनवास के समय भी राम का साथ दिया, उस तरह से साथ दिया। राहुल गांधी में राजनीतिक अपरिपक्वता है, क्योंकि उनका शिक्षा काल में और यौवन काल में और बचपन में जितना उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दे पाया। तो कमी उनकी नहीं है, उनका प्रशिक्षण नहीं हो पाया। वो मौतों में, परिवार के दुख के, इन सबसे एक आक्रोशित व्यक्ति होती है। वही आक्रोश से आपके खिलाफ चुनाव लड़ा था प्रताप सिंह खंडसे, मजबूत आदमी है, बहुत ईमानदार मेरे भाई है वो। गोपाल शर्मा, देखिए मैं तो मतलब भगवान ने जीवन दिया है, मनुष्य जीवन सकारात्मक रूप से निकल जाए बस इतनी सोच। तब आखिरी कोई मैसेज जो आप अपने विधानसभा की जनता को और राजस्थान की जनता को देना चाहते हैं? देखिए राजस्थान हो या सिविल लाइन्स विधानसभा, हम लोग भारत माता की सेवा करने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने हर फील्ड में अपनी हरावल की भूमिका को स्वीकार किया। राजस्थान के लोग बहुत ज्यादा आगे इसीलिए नहीं बढ़ पाए कि उन्होंने कभी स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। राजस्थान के लोग सत्ता को नाली से नहीं निकाल सकते। राजस्थान के लोग एक सीमा के बाद सहन करना बंद कर देते हैं और उसको श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी में भी देखा जा सकता था, उनको हरदेव जोशी जी में भी देखा जा सकता था, उनको पंडित नवल किशोर शर्मा जी में भी देखा जा सकता था, उनको परशुराम मदेरणा जी में भी देखा जा सकता था और उनको अशोक गहलोत जी में भी देखा जा सकता था। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर चाहे श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत हों या भजन लाल जी, राजस्थान की माटी के ये प्रतीक है। तो राजस्थान का अपना महत्व है। विश्व में महाराणा प्रताप दूसरा नहीं खोजा जा सकता और विश्व में राजस्थान दूसरा नहीं खोजा जा सकता। 28 में सरकार रिपीट होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भाजपा ने मतलब ऐसा माहौल बन रहा है, जनता 3 बार के बाद सोचती है कि चौथी बार लाना है कि नहीं। ये हरियाणा में हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में होगा, ये सब यहाँ भी वही होने वाला है। एक आरोप और लगता है भाजपा पर, आरोप क्या कहें इसे, कहा जाता है कि नींव रखी गई थी इसलिए भाजपा को कहते हैं ब्राह्मण बनियों की पार्टी है या फिर सवर्ण से काफी जुड़ाव है, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भी देखिए जुड़ाव होना तो कोई गलत नहीं है, लेकिन जैसे हमारा अपना विधानसभा क्षेत्र है उसमें सारी जाति ही हमारे साथ है। फिर आप ये देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनिए हैं क्या, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनिए हैं क्या, बड़े राज्यों के अंदर ऐसे और भी मतलब कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो ब्राह्मण बने हैं क्या, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो ब्राह्मण बने हैं क्या। तो आदरणीय मोदी जी क्या ब्राह्मण बने हैं क्या, राजनाथ जी हैं, ये नहीं है। अब देश उस स्थिति से बाहर आ चुका है। अगर कोई जाति के आधार पर सोचेगा
वो पिछड़ गया। भाजपा को अपना ब्राह्मण बनिए वाला टैग हटाने के लिए यूजीसी लेकर आना पड़ा। क्यों? उसे टैग थोड़ी रखता है। टैग, ये सब टैग का विषय नहीं है। विषय ये है कि यूजीसी ने नियम लागू किया, उस नियम से सुप्रीम कोर्ट तक सहमत नहीं हो पाई, उन्हें रोक दिया। जब रोक दिया तो रोक दिया। हम कैसे कहेंगे? उनको लगा कि इसके अंदर कुछ विषय ऐसा है जिससे लोगों के मन में वो अच्छा नहीं लगता। ये कैसे कहें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका स्वागत है। पार्टी की राजनीति में कुछ नहीं, ये राजनीति के विषय नहीं है, देश के विषय है। कोई भाजपा ने तो ये यूजीसी लेके नहीं है, तो यूजीसी लेकर के आई। वहां पर जो उसके अंदर सदस्य थे उसमें कांग्रेस के भी सदस्य थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने भाजपा को फंसाने के लिए ये सब किया, यूजीसी वगैरह। तो इसलिए ऐसे विषय हैं ना, भारत में कभी चलते नहीं। भारत एक सनातन देश है और अनंत काल तक रहेगा। ये सारे देश जो हैं, इनका कभी सबसे प्रमुख देश भारत हुआ और वही स्थिति वापस आनी है। उस दौर के अंदर कई चीज इधर उधर होती रहती है, वो होती ही रहनी चाहिए। आदमी एक जगह बैठा रहेगा तो बैठा रहो, वो घूमता रहेगा, चलता रहेगा, कभी भोजन करेगा, कभी गपशप करेगा, तो चल जाएगी। तो ये सब उसी तरह की चीजें हैं। एक चीज आगे यूजीसी करते रहो, बस कुछ हो तो रहा नहीं है उससे। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट रोक को जब हटाएगा तब देखेंगे। हो सकता है नहीं हटाए, हो सकता है फैसला कर दे, तो उसमें ज्यादा ये नहीं सोचना। अपने देश में वही होता है अंततः जो सही होता है। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप। मेरे को आपके ऊपर बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा इंटरव्यू किया अक्षत जी। प्रभु आपको बहुत आगे बढ़ाएं। आप भी बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही देखते रहे, हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।